तो लिमिटेशन एक्ट की धारा 4, जैसा कि आप इसकी यदि हेडिंग देखें तो यहाँ पर लिखा है कि विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, यानी कि किसी वाद को, किसी भी आवेदन को या अपील को लगाने के लिए आप कोर्ट जब पहुंचे तो वो अंतिम दिन था, लास्ट डे था, यानी कि आपकी लिमिटेशन के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड जो पीरियड था, प्रिस्क्राइब्ड जो कह सकते हो विहित जो अवधि थी, उसके तहत तो अंतिम दिन था और उस दिन न्यायालय बंद था। तो अब ऐसी कंडीशन में वो दिन आपको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी के बारे में आपकी सेक्शन 4 बात करती है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, लिमिटेशन एक्ट के तहत 4 नियम मैंने बताया था। तो एक नियम बताया था कि परिसीमा अधिनियम आपको कुछ ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती है जो असंभव हो। लिमिटेशन एक्ट डज नॉट फोर्स टू डू व्हाट इज इम्पॉसिबल टू डू। लिमिटेशन एक्ट आपको कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं करती है, बाधित नहीं करती है, बाध्य नहीं करती है जो इम्पॉसिबल हो। यानी अंतिम दिन कोर्ट बंद है तो वो बाध्य नहीं करेगी, आप तो कैसे भी करके वाद संस्थित करो। तो यहाँ पर आपको जो कह सकते हैं कि जस्टिस तो वही, न्याय तभी माना जाएगा जब आपको चलिए ठीक है आप अंतिम दिन पहुंचे तो आपको और समय मिले। तो क्या बोलता है, जहां किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए किसी विहित काल का अवसान किसी ऐसे दिन होता है जिस दिन न्यायालय बंद हो, वहां उस दिन वाद संस्थित किया जा सकेगा, अपील की जा सकेगी, आवेदन किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर से खुले। सिंपल सी धारा है। Where the prescribed period for the any suit appeal application expire on day when the court is closed. The suit appeal application may be instituted performed made on the day when the court reopens. जिस दिन न्यायालय फिर से खुले उस दिन आप उस वाद, अपील या आवेदन को न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। पहली तो सिंपल सी बातचीत ये धारा कहती है। पहले धारा पूरी समझते हैं, फिर उसके बाद बाकी इससे संबंधित बातें करेंगे। स्पष्टीकरण में भी समझिएगा। तो स्पष्टीकरण में थोड़ा सा एक चीज और बताने का प्रयास करता है कि न्यायालय इस धारा के अर्थ के भीतर उस दिन बंद समझा जाएगा जिस दिन वह अपने काम के नियमित काल के किसी भी भाग में बंद रहे। Explanation: The court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part of its normal working hour it's remain closed on that day. जैसे मान लीजिए आप अंतिम दिन पहुंचे, उस दिन संडे था, लास्ट डे संडे था, संडे बंद ही रहता है कोर्ट। तो अब आप मंडे को पहुंच गए। अब देखो, आपको पता है कि न्यायालय की जो वर्किंग डे है, नॉर्मली जो वर्किंग डे किसी कोर्ट का रहता है तो सुबह 10-11 बजे से न्यायालय खुलता है और शाम को 5-5:30 बजे तक न्यायालय चलता है। ये फुल वर्किंग डे माना जाता है, नॉर्मल वर्किंग डे ऑफ एनी कोर्ट। लेकिन मान लीजिए कि आप दिन में कुछ काम था आपको, तो आपने सोचा भाई चलो 5 बजे तक खुलेगा तो 2 से 3 तक लंच होता है, तो लंच के बाद हम अपना आवेदन लगा देंगे। पर आप लंच के बाद जब पहुंचे तो पता चला कि लंच के बाद तो वकीलों ने हड़ताल कर दी या किसी भी वजह से कोर्ट लंच के बाद बंद हो गया। तो अब यहां पर भले लंच के पहले तक खुला था, यानी 10 से 2 बजे तक खुला था, 3 से 6 ही बंद हुआ, लेकिन देखा जाए तो इसको माना जाएगा कि उस दिन भी न्यायालय आपके लिए बंद था। उस दिन न्यायालय आपके लिए क्या माना जाएगा, क्लोज माना जाएगा। इसीलिए वहां पे देखो शब्द यूज किया गया है कि शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज, ठीक है ना, ऑन हाफ वर्किंग डेज। तो यदि कह सकते हो कि कोई भी न्यायालय में आधे वर्किंग डे में काम किया जा रहा है तो क्लोज ही माना जाएगा धारा 4 के पर्पज के लिए। मान लीजिए वकीलों ने पूरे 1 हफ्ते ऐसी हड़ताल की कि भाई हम आधे ही दिन काम करेंगे, आधे दिन नहीं करेंगे, तो पूरे हफ्ते आपके लिए कोर्ट बंद माना जाएगा। ऐसे नहीं जोड़ सकते कि आधा दिन आपको मंडे मिल गया, आधा दिन ट्यूसडे मिल गया तो 1 दिन हो गया ना भाई साहब। ऐसे काउंट यहाँ पर नहीं किया जाता कि 2 हाफ मर्डर मतलब 1 फुल मर्डर, ऐसे काउंट लॉ में नहीं करते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाफ मर्डर मतलब हाफ मर्डर, आधा दिन मतलब आधा दिन, फिर चाहे वो हफ्ता भर पूरा आपको आधा दिन ही मिले, हाफ डेज ही मिले, ठीक है ना। जिस दिन आपको फुल वर्किंग डे मिलेगा उसी दिन आपके लिए न्यायालय खुला माना जाएगा, और उस दिन भी आप चूक गए तो फिर तो उसके बाद आप टाइम बार्ड हो गया, मामला कहानी खत्म। तो
तो ये है आपकी सेक्शन 4 जो पेयर एक्ट में लिखी थी, मैंने पहले आपको वो समझा दी। अब इसके साथ कुछ अलग बातें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिख लो कि यह धारा सामान्य मामले यानी हर प्रकार के मामलों पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। हर प्रकार की विधि के तहत, हर प्रकार की, चाहे कोई जनरल केसेस हो या पर्टिकुलर केस हो, सामान्य मामला हो या विशेष मामला हो, हर प्रकार के मामले पर यह धारा आपकी लागू होती है। पहली बात तो आप यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। विशेष विधि के तहत आने वाला कोई मामला है, सामान्य विधि के तहत आने वाला कोई मामला है, या स्थानीय विधि, स्पेशल लॉ, जनरल लॉ, लोकल लॉ, किसी भी विधि के तहत यहाँ पर यदि टाइम लिमिटेशन दिया गया है तो ये धारा आपकी एप्लीकेबल होती है, चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे रेवेन्यू हो, हर प्रकार के मामलों पर धारा 4 काम करती है। यदि किसी विधि में प्रावधान किया गया है तब तो ठीक है, ठीक है ना। नहीं किया गया है तो लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 4 वहां पर काम करेगी। ये चीज अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कोई समस्या? सीआरपीसी में कोई धारा है ऐसी जहां पर ऐसा लिखा हो? सीआरपीसी में जनरली लोग कहते हैं कि लिमिटेशन सिविल में काम करता है, पर ध्यान रखना लिमिटेशन है। कौन सी सेक्शन है सीआरपीसी की? ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, देख लेना सीआरपीसी में। तो देखो मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात ये यहाँ तक ये बातचीत करती है। अब इसके बाद एक चीज और, धारा 4 में कि मान लीजिए आपने गलत न्यायालय में मामला प्रस्तुत कर दिया, अंतिम दिन बचा था, लास्ट डे आपको पता था और आपने गलत न्यायालय में मामला प्रस्तुत कर दिया, तो क्या आपको नेक्स्ट मतलब सही न्यायालय में मिलेगा? तो भाई साहब यहाँ पर बोल दिया कि भाई यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग डे का ये इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन नहीं लगाता कि आप गलत न्यायालय में मामला प्रस्तुत कर दो अंतिम दिन तो आपको सही न्यायालय में जाने का मौका मिल जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सुब्बा राव वर्सेस नरसिम्हा के केस में कहा गया, पुराना केस है, पीवी काउंसिल का केस है शायद, तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप केवल केस लिख लो। सुब्बा राव वर्सेस नरसिम्हा, सुब्बा राव वर्सेस नरसिम्हा के केस में कह दिया गया कि लास्ट डे यदि रॉन्ग कोर्ट में, ठीक है ना, गलत न्यायालय में मामला प्रस्तुत कर दिया गया है तो फिर समय अपवर्जित नहीं होगा, डज नॉट एक्सक्लूड टाइम, ठीक है ना, shall be not exclude time, तो यहाँ पे shall not be exclude time on that condition, ठीक है ना, if the any party presented court in wrong court, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी गलत न्यायालय में मामले को प्रस्तुत कर दिया गया है, सिंपल सी बात है कि वो समय अपवर्जित नहीं होगा। सुब्बा राव वर्सेस नरसिम्हा के केस में कह दिया, यानी कि यहाँ पर न्यायालय का मतलब है प्रॉपर कोर्ट, किसी प्रॉपर न्यायालय में आप वाद को इंस्टीट्यूट करो या अपील आवेदन को प्रेजेंट करो, सीधी सी बात यहाँ पे कहता है, ठीक है ना। दूसरी चीज कि क्या न्यायालय के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय शब्द यूज किया गया है, तो जनरली मैंने प्रोसीजर बताया था कि धारा 3 में भी जब पढ़ा रहा था वहां भी बताया था कि सीधे कोई भी मामला, वाद, अपील या आवेदन सीधे आप न्यायालय के सामने पेश नहीं करते हो। तो क्या न्यायालय के अंतर्गत मतलब वो जो कार्यालय है, वो जो ऑफिस है, वो बाबू जहाँ बैठता है, क्लर्क जहाँ बैठता है, तो क्या वो कोर्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो लास्ट पे यहाँ पे अगला केस लिख लेना, अख्तारी बीबी, अख्तारी बीबी वर्सेस राजलक्ष्मी देवी, ये भी पुराना केस है, साइटेशन में लिखो, केस वर्ड लिख लो, अख्तारी बीबी वर्सेस राजलक्ष्मी देवी। इस केस में भी माननीय सुप्रीम जो भी न्यायालय था, प्रीवी काउंसिल का केस था ये, तो इस केस में भी ये कह दिया गया था कि न्यायालय शब्द की परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट आल्सो इंक्लूड द ऑफिस ऑफ कोर्ट, न्यायालय का न्यायालय भी आएगा, ऑफिस ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। तो न्यायालय का वह कार्यालय, न्यायालय का कार्यालय, सॉरी, ऑफिस ऑफ कोर्ट भी उसमें शामिल किया गया है। तो न्यायालय का वह कार्यालय जहां पर किसी वाद, अपील या आवेदन को ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो लास्ट डे आपने यदि वहां पर, तो वहां पर भी यदि मान लीजिए कि भाई कोर्ट चालू है लेकिन वो कार्यालय बंद है, कहने का मतलब ये है कि कोर्ट तो चालू है लेकिन कार्यालय बंद है, तो भी आपका यही कहानी है कि ये धारा के तहत आपको एक दिन और मिल जाएगा। क्लियर कहानी? तो ये है आपका सेक्शन 4 में जितनी काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं, किसी कोई प्रश्न?
केस का नाम फिर से बता दीजिए। अख्तारी बीबी, अख्तारी बीबी वर्सेस राजलक्ष्मी देवी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 5 धारा 5। तो सेक्शन 5 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और काफी बार ये पूछी भी जाती है। अच्छा, एक चीज धारा 4 में एक चीज और भूल गया था कि अंतिम दिन न्यायालय बंद है कि खुला है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ध्यान रखना कि जो लास्ट डे है उस दिन न्यायालय बंद है कि खुला है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तथ्य का प्रश्न है। ठीक है ना, ये थोड़ा एक चीज लास्ट चीज को देख लेना कि अंतिम दिन न्यायालय बंद है कि खुला है, ये तथ्य का प्रश्न है। अब इसके बाद धारा 4 आपकी हो जाती कंप्लीट। अब हम आते हैं धारा 5 में। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केस, विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण। धारा 5 कहता है कि विहित काल, प्रिस्क्राइब्ड जो पीरियड है उसको कुछ कंडीशंस में उसको विस्तार कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा लिया जाएगा। तो धारा 5 क्या कहता है? कोई अपील या कोई भी आवेदन जो सीपीसी के आदेश 21 के उपबंधों में से किसी अधीन, मतलब उपबंधों के किसी अधीन आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा। सिंपल सी बात है। तो विहित काल के पश्चात, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे क्या कहता है? एनी अपील or any application other than the application under any of the provision of order 21 of CPC, ठीक है ना, may be admitted after the prescribed period। तो यहां पर विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है ना, विहित काल के बाद ग्रहण किया जा सकता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मे बी एडमिटेड, मे नॉट बी एडमिटेड। ठीक है ना, मे बी एडमिटेड, मे नॉट बी एडमिटेड। तो किसको ग्रहण किया जा सकता है, किसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है? तो ग्रहण किसको किया जा सकता है? पहला क्या बोलता है? एनी अपील, थोड़ा हिंदी अंग्रेजी में हो गया, कोई अपील, एनी अपील, कोई भी अपील को हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है? आवेदन, एप्लीकेशन। ठीक है ना, एप्लीकेशन। तो यहां पर एप्लीकेशन लिखना, एनी एप्लीकेशन मत लिखना, क्योंकि सभी एप्लीकेशन की बातचीत नहीं करता है। यानी कि कोई भी अपील ग्रहण की जा सकती है और आवेदन ग्रहण किया जा सकता है। क्या ग्रहण नहीं किया जा सकता है? ठीक है ना, तो यहां पर पहला है जो नहीं लिखा उसमें तो क्लियर है, वाद, सूट। ठीक है ना, सूट ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और दूसरा यहां पर क्या ग्रहण नहीं किया जा सकता है कि आदेश 21 सीपीसी का आवेदन। ठीक है ना, आदेश 21 ऑर्डर 21 सीपीसी के तहत किसी भी डिग्री के निष्पादन की कार्यवाही बताई गई है। ठीक है ना, द प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के निष्पादन के लिए जो आवेदन लगाया जाता है वो ऑर्डर 21 के तहत लगाया जाता है। तो उसको जो है कह सकते हो कि कहा गया है कि उसका धारा 5 के तहत विहित काल के बाद नहीं ग्रहण किया जाएगा। तो दो चीज ग्रहण नहीं किया जाएगा, दो चीज ग्रहण किया जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो वजह सिंपल सी बातचीत है। वजह ये है यहाँ पर कि जनरली आप पढ़ोगे, लिमिटेशन हम पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि वाद को संस्थित करने के लिए फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सूट आप देखोगे कि वहां पर 1 साल, 3 साल, 12 साल, 30 साल ऐसी समयावधि बताई गई है। यानी साल में, मतलब दिन की बातचीत करें तो 1 साल मतलब 365 दिन, सही बोल रहा हूं ना? एक चौथे साल में 366 हो जाता है, 365, यानी 365 दिन आपको मिलता है, मतलब मिनिमम 1 साल में मिलता है।
किसी बात को लगाने के लिए। भाई तब कितनी भी गलती करोगे, भाई चलो 100 दिन सोओगे, 200 दिन सोओगे, अब सोते रहोगे तो लिमिटेशन कहता ही है कि जो सोवत जो खोवत, जो जाकर सुपावत, तब तो वहां पे कहानी खत्म। लेकिन आप जब अपील वाला पोर्शन देखोगे तो वहां पर देखोगे मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी बताएगी, 19 डेज, यानी 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। आवेदन में भी आप देखोगे तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन मैक्सिमम लिमिटेशन बताई गई है। तो भाई यहाँ पर कभी मान लो किसी जेन्युइन रीजन से कोई पक्षकार अपने वाद अपील अपने अपील या आवेदन को समय पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो उसको मौका मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि सीपीसी का डिग्री के निष्पादन का जो आवेदन होता है इसके लिए भी टाइम जो लिमिटेशन है, पीरियड है, वो ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, इसलिए इसको भी यहाँ पे शामिल किया है। तो धारा 5 में ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, तो इसका आधार मैंने आपको बता दिया। पिछली बार नहीं बता पाया था, इस बार पढ़ा, कुछ किताबें पढ़ गई तो मिल गया, तो मैंने बता दिया। क्योंकि यहाँ पर अपील या आवेदन के लिए कम समय होता है, इसलिए धारा 5 यहाँ बताया गया है, और यहाँ पर ज्यादा समय होता है इसलिए यहाँ पर वो समय आपको ज्यादा नहीं दिया गया है। यानी समय पर आप वाद ले आओ तो ठीक है, टाइम बाढ़ हो जाए तो भूल जाओ, ठीक। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा धारा 5 की। बाद में अब ये तो पहली चीज, चलिए अपील आप यहाँ पे बाद में किस आधार पर ग्रहण किया जा सकता है, तो अगले देखो वहां पे लिखा है कि यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को समाधान करा दें कि उनके पास ऐसे काल के भीतर अपील आवेदन ना करने का पर्याप्त हेतु था। इफ द appellant or applicant satisfy the court that he had sufficient cause for the preferring the appeal or making the application within such period, यानी उनके पास पर्याप्त हेतु, they have no any sufficient grounds for the present appeal in or application within time, उनके पास पर्याप्त मतलब उनके पास sufficient reason था, कोई पर्याप्त आधार था जिसकी वजह से 30 दिन में पेश नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर उसके बारे में बातचीत यहाँ पर आगे कहता है। स्पष्टीकरण यदि पढ़ते हैं तो ये जो आपका जो यानी धारा, जैसे चूंकि मैंने 2 पार्ट में पढ़ी है, तो पहला पार्ट मैंने आपके सामने बता दी, मैंने इसको लिखाया नहीं है क्योंकि सिंबल धारा है तो आप इसको समझ सकते हो। तो 2 पार्ट में आप चाहे तो एज ए नॉलेज लिख सकते हो। तो पहला पार्ट इसका यही था कि क्या प्रस्तुत किया जाए, धारा 5 के तहत किसको बचाव मिलता है, धारा 5 का लाभ किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। दूसरा पार्ट है कि भाई पर्याप्त, तो पर्याप्त हेतु को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन यूज किया गया है। तो क्या कहता है कि तथ्य की अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अविनिश्चय गणना करने में उच्च न्यायालय किसी आदेश पद्धति नियम कारण भ्रम में पड़ गया तो पर्याप्त हेतु माना जाएगा, ठीक है। द फैक्ट दैट अपीलांट या एप्लीकांट वाज द मिसलीड बाय एनी ऑर्डर practice the judgment the high court in ascertaining of the computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of the section, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ नियम कानून, हाई कोर्ट के कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जहां पर प्रॉपर तरह से कंप्यूट कैलकुलेट नहीं कर पाया किसी भी अपीलार्थी आवेदक ने, ठीक है ना, और उन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाया तो भाई क्या हो सकता है, कैलकुलेशन में 1 दिन ज्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ माइनर से डिफरेंसेस हो गए, कोई भुलावे में पड़ गया, मिसलीड हो गया, तो ठीक है भैया, थोड़ा सा क्या प्रॉपर आप नहीं समझ पाए लीगल प्रोविजंस को, मिसलीड हो गए हो, अपील करने में आप लेट हो गए हो, तो चलो ठीक है, मानेंगे कि दैट इज सफिशिएंट कॉज, ये पर्याप्त आधार है, पर्याप्त आधार है, इसको हम मान सकते हैं। तो ये आपकी धारा कहती है। अब धारा के अलावा कुछ अन्य बातें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो वो फटाफट यहाँ पर आप देख लीजिए। तो पहली बात तो मैंने आपको शुरुआत में डिस्कशन करके बता दिया। अब यहाँ पर दूसरी बात कि जो ये शब्द यूज किया गया है पर्याप्त कारण, पर्याप्त कारण, तो पर्याप्त कारण के अंतर्गत किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा और किन को नहीं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कब न्यायालय मानेगा कि पर्याप्त कारण है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना कि न्यायालय का समाधान जरूरी है। पर्याप्त कारण के आधार, द ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट रीजन, न्यायालय किसी भी तथ्य को पर्याप्त कारण मानेगा कि नहीं मानेगा, 3 आधार यहाँ पर
आप लिख लो। पहला आधार यहाँ पे क्या कहता है कि पर्याप्त कारण पक्षकारों के नियंत्रण से परे होना चाहिए। पहला आधार क्या है? पर्याप्त कारण पक्षकार के नियंत्रण से परे होना चाहिए। Sufficient reason should be beyond of control of party. Sufficient reason should be beyond of control of party. पक्षकार के नियंत्रण के परे होना चाहिए। अब आप कहो साहब कोर्ट में क्यों नहीं आ पाए? साहब नींद नहीं खुली, ठीक है ना, साहब टायर पंचर हो गए, मतलब कारण आप ऐसे ही बता रहे हो, उल्टे सीधे कारण बता रहे हो। साहब ट्रेन लेट हो गई। नियंत्रण के बाहर होने चाहिए, कंट्रोल के बाहर होने चाहिए, जिन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। ट्रेन लेट हो गई, भाई बस से चला आता, ऑटो से चला आता, कि ट्रेन में ही आना जरूरी था, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि मैं सर जिस एरिया से आ रहा था सर उस एरिया में कर्फ्यू लग गया था। अब ये पर्याप्त कारण है कि उस एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो कर्फ्यू में क्या होता है, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, तो सर इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो ये सफिशिएंट रीजन है जो उसके कंट्रोल में नहीं है पक्षकार के। मूसलाधार बरसात हो रही थी, बिल्कुल हैवी रेन हो रहा था, इसलिए जो है तो आप न्यायालय में मतलब उस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे थे, सड़कों में पानी भरा था, इसलिए आप कोर्ट नहीं पहुंच पाए, पर्याप्त कारण। भूकंप आया, आपका घर मान लीजिए आप कुछ नुकसान हुआ, घर गिर गया, तो अब इस वजह से आप दुख मनाओगे कि कोर्ट में जाओगे, पर्याप्त कारण। तो नियंत्रण के परे, ठीक है ना, नियंत्रण के परे, बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ पार्टी, पर्याप्त कारण होगा तो भाई साहब इसका हम बचाव देंगे, पहला। दूसरा, पक्षकार उपेक्षा का दोषी नहीं होना चाहिए। दूसरा, पक्षकार उपेक्षा का दोषी नहीं होना चाहिए। The party should not be guilty of negligence या neglect. The party should not be guilty of negligence, मतलब पक्षकार उपेक्षा ना करे, ठीक है ना, उपेक्षा पूर्ण कार्य सबको पता है, नेग्लेक्ट ना करे, मतलब उसकी टाल मटोल वाला रवैया तो नहीं। तो न्यायालय ये भी देखेगा कि भैया उसने सतर्कता बरती थी कि उपेक्षा। पूछा गया कौन सी तारीख है? 15 तारीख है। अब 15 साहब कोर्ट में आकर बोलते हैं 15 तारीख क्यों नहीं आया? अरे साहब वो 15 तारीख वकील साहब ने बताई, पर मैं पूछना रह गया कि 15 तारीख जनवरी का कि फरवरी का। तो जज साहब बोलेंगे भाई अब तो इतना बिल्कुल उपेक्षापूर्ण आप काम करोगे तो हम यहाँ पर इस देवी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब उपेक्षा, ये आपकी उपेक्षा है कि भाई कोई कोर्ट में जा रहे हो, अगली डेट कब लगेगी या आवेदन कितने समय के अंदर लगाना है। वकील साहब ने कह दिया 15 तारीख तक लगाना है, तो पूछ लो साहब इसी महीने की 15 तारीख की अगले महीने की 15 तारीख, और वकील साहब मान लो 16 तारीख को ये बात बोल रहे हैं, जैसे नहीं 17 तारीख को बोलते 15 तारीख को लगाएंगे, 15 तारीख तक लगा सकते हैं। तो भाई 17 तारीख को तो पता है कि अब 17 तारीख हो चुकी, तो 15 तारीख इस महीने की तो नहीं होगी, और वो अगले महीने की है कि अगले के अगले महीने की है, भाई ये तो कन्फर्म कर ले, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो साहब कि अरे साहब 15 तारीख बोली तो हमको लगा बस अगले महीने की होगी, तो हम इस प्रकार से हम लेट हो गए, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे बोलता है उपेक्षा, यानी पक्षकार किसी प्रकार से नेग्लिजेंस ना करे, उपेक्षा पूर्ण बर्ताव ना करे, व्यवहार ना करे, उसका नेग्लिजेंस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि पक्षकार का आशय सद्भावना पूर्व होना चाहिए, ठीक है ना। पक्षकार का आशय सद्भावना पूर्ण, ठीक है ना, सद्भावना पूर्ण होना चाहिए। The party intention should be in good faith. The party intention should be in good faith. उसका आशय सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। इंटेंशन जो है तो ठीक है ना, आशय यानी यदि आप झूठ भी बोलो तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो, यदि रीजन जेन्युइन होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि सद्भावना मतलब कि झूठ मत बोलो, रीजन जेन्युइन होना चाहिए। रीजन आप नहीं पहुंच पाए हो तो आपके पास जेन्युइन रीजन, साहब घर में अचानक कोई गमी हो गई, साहब घर में अचानक जो है तो ये कोई काम निकल आया, सर अचानक जो है तो फसल मैंने काट के फुर्सत हुआ कि बारिश की संभावनाएं होने लगी, तो मेरे दिमाग में आया कि सर फसल में जल्दी से
अंदर कर लूँ, नहीं तो फिर खराब हो जाएगी। मतलब कुछ भी ऐसा आप बिल्कुल सद्भावना पूर्वक, यानी सद्भावना पूर्वक वही सम्यक सरलता और ध्यान, ठीक है ना, और अच्छी तरीके कहीं से कहीं तक कमी ना रहे, इसलिए 3 पॉइंट्स जो है तो निकल के सामने आते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स के आधार पर न्यायालय देखेगा कि क्या कोई भी आधार ग्राउंड सफिशेंट है कि नहीं है, और ये 3 पॉइंट्स हैं तो वही सफिशेंट है, कुछ भी मिसिंग है तो सफिशेंट नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना कि कोई भी आधार पर्याप्त है कि नहीं है, इट इज डिस्क्रिएशन ऑफ द कोर्ट, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है, यह न्यायालय का विवेकाधिकार है, ठीक है ना, यह न्यायालय का विवेकाधिकार है। अब ये बातें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर आप लोग के मन में एक प्रश्न आया होगा तो नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ कि साहब आपने बताया था, सर आपने बताया था कि लिमिटेशन एक्ट का तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर धारा 5 में ऐसी छूट क्यों देते हैं? तो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के सामान्य नियम का अपवाद है। सामान्य नियम क्या है कि टाइम बार कोई भी वाद अपील या धारा 3, तो देखा जाए तो धारा 5 कुछ मामलों में धारा 3 का अपवाद है। देखा जाए तो धारा 4 से लेकर के 24 तक में जितनी बातें हैं वो धारा 3 की एक तरह से परंतु की है, परंतु की बोल दे, इतना डिटेलिंग इंटरप्रिटेशन नहीं जाए। तो यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं, बहुत अच्छा केस है। तो धारा 5 का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिए, और क्यों नहीं किया जाना चाहिए इसके पीछे का केस है। केस का नाम दो केस से तो मैंने नया केस ही लिखवाया है ना, चाहो तो आप एज ए नॉलेज दोनों केस लिख सकते हो। एक वेदाबाई वर्सेस शांताराम बापूराव, वेदाबाई पाटिल वर्सेस शांताराम बापूराव पाटिल, वेदाबाई वर्सेस शांताराम बाबूराव पाटिल। एक केस तो ये था 2001 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, और दूसरा केस है रामनाथ साहू एवं अन्य वर्सेस गोवर्धन साहू एवं अन्य, रामनाथ साहू एवं अन्य वर्सेस गोवर्धन साहू एवं अन्य, 2002 सुप्रीम कोर्ट का ये दूसरा केस है ना। इन दोनों केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगभग एक ही बात बोली है कि धारा 5 का कठोर निर्वचन, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो शुड नॉट कह सकते हो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। तो उसकी वजह क्या बताई यहाँ पर, इसमें क्या शब्द में बोल गया, जिससे जो है तो सारवान यहाँ पे कह सकते हो कि ताकि उचित न्याय मिल सके पक्षकारों, ताकि पक्षकारों को उचित न्याय मिल सके, ठीक है ना, फॉर द फेयर जस्टिस, उचित न्याय के लिए फेयर जस्टिस। तो इसलिए बोला गया है कि उचित न्याय के लिए इसका हमेशा कैसा इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, लिबरल इंटरप्रिटेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं उदार अर्थान्वयन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ताकि यहाँ पर फेयर जस्टिस मिल सके और पक्षकारों की मतलब कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाए, गलती रह जाए, ठीक है ना, पक्षकार किसी भी वजह से सद्भावनापूर्व, जैसे मैंने 3 आधार यहाँ बता दिए कि इन 3 आधारों पर सद्भावनापूर्व आधार हैं, पक्षकार किसी भी वजह से विद इन टाइम ड्यूरेशन अपना अपील या आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए उनको थोड़ा समय मिलना चाहिए। इसीलिए कह सकते हो कि यहाँ पर न्याय प्रदान करने के लिए कह सकते हो कि न्याय प्रदान करने के लिए फॉर एंड ऑफ जस्टिस भी बोल सकते हो, एंड ऑफ जस्टिस न्याय प्रदान करने के लिए यहाँ पर लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाता है धारा 5 का। तो एक तरह से ये जो कठोर निर्वचन लिमिटेशन एक्ट का किया जाना चाहिए, ये जो आपने नियम मैंने बताया था उसका एक तरह से ये अपवाद है धारा 5, ठीक है ना, ये केसों में कहा गया था। क्लियर कहानी, ओके। अगली चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि धारा 5 ये के थोड़े कई केसेस में, पर मुद्दे की बात देखना, धारा 5 हर प्रकार के मामलों पर जहां पर भी अपील या आवेदन की बातचीत आएगी वहां पर धारा 5 लागू होगा, फिर चाहे सिविल मामला हो, चाहे क्रिमिनल मामला हो, चाहे विशेष स्थानीय विधि कहीं पर भी कोई मामला हो। वैसे सीआरपीसी में आपको सीआरपीसी धारा मुझे याद आ रही है 473
है ना, वही है ना शायद 473 CRPC की धारा है 473, जहाँ तक है, जहाँ जो धारा 5 जैसी है, देख लेना एक बार, नहीं कन्फ्यूज होऊंगा मैं तो वो धारा 5 की जैसी है, बाकी तो ठीक है। अब यहाँ पर कुछ केसेस के माध्यम से, मतलब केस में नहीं लिखवाऊंगा, तो धारा 5 के तहत कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनको पर्याप्त माना गया। तो धारा 5 के तहत कुछ आधार को पर्याप्त माना गया, तो पर्याप्त सबसे पहला चीज़ इसमें लिख लो, कहाँ गया, पॉवर्टी, निर्धनता। अच्छा, निर्धनता कुछ केस में माना गया, कुछ केस में नहीं माना गया, दोनों बातें हैं। पर निर्धनता की वजह से पक्षकार किसी निर्धनता की वजह से मान लो पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाया, इसलिए वो भाई अपील नहीं कर पाया। क्यों अपील नहीं कर पाया साहब, मैं पैसे का अरेंज नहीं कर पाया वकील साहब को फीस देने के लिए, तो इस तो लेट हो गया। तो फिर कई बार क्योंकि भारत में जो स्थिति है यहाँ पर, एक तो न्याय बड़े मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना, और फिर गरीब आदमी की गरीबी की वजह से न्याय उससे दूर ना हो जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लेती है न्यायालय उसके आवेदन को, तो निर्धनता को मानता है। अशिक्षा, ठीक है ना, इनलिटरेसी, अशिक्षा, सिंपल सी बात है इस देश की, भाई हम कई बार हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमें पता ही नहीं, भाई न्यायालय ने आदेश दे दिया, अब न्यायालय में आदेश दिया है, क्या है, कितने दिन में अपील करेंगे, क्या आवेदन करेंगे, मतलब हम आवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, पर हमें चीज़ें ही समझ में नहीं आ रही, अशिक्षित हैं हम, तो भी ये भी आधार माना गया। अगला है इम्प्रिजनमेंट, कारावास। अब ये तो सिंपल सा है कि कोई भी यदि व्यक्ति कारावास इसको मिल गया है, अब जैसे ही कारावास में गया तो उसको पता चला कि भाई मेरा कोई अधिकार जो है तो बाधित हो रहा है, पर मैं उसके लिए अपील आवेदन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जेल में हूँ, तो फिर जब तक वो जेल में है उतना समय अपवर्जित कर दिया जा सकता है, उतना समय उसको दिया जा सकता है। अगला है आपका कह सकते हो कि बैड हेल्थ या इलनेस, बीमारी, ठीक है ना, या अस्वस्थता या खराब स्वास्थ्य, ठीक है ना, तो बीमारी सिंपल सी बात है, बिना बीमारी और खराब स्वास्थ्य के तहत बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया, बीमार था, अचानक बीमार पड़ गया, कोई भी ऐसे रीज़न जो पर्याप्त हो, उचित हो, ठीक है ना, तो उसको भी यहाँ पर माना गया। अगला चीज़ कहता है कि मिस्टेक ऑफ पार्टी, मिस्टेक ऑफ पार्टी यानी पक्षकार की गलती, पक्षकार ने गलती से मान लो कि कोई डेट गलत नोट डाउन कर ली, 15 को 25 लिख लिया, चौथे महीने को 5वां महीना लिख लिया, ठीक है ना, तो ये गलती यहाँ पर हो गई हो। फिर अगला है यहाँ पर वकील की गलती, मिस्टेक ऑफ एडवोकेट्स, वे वकील भी कभी का गलती करते हैं, सही डेट लिख के नहीं आते, मामला जो है तो उनकी न्यायालय उनके मामले को कह सकते हो कि उड़ा देता है। विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ, आप कहोगे साहब विधि की भूल तो क्षमा नहीं होती है, पर यहाँ पर विधि की भूल का मतलब क्या है यहाँ पे समझना, ये भी देखा जाए तो विधि की भूल यहाँ पर क्षमा माना गया। विधि की भूल मतलब कि अब जैसे कोई विधि में कुछ केसेस में इसको विधि की भूल को पर्याप्त कारण माना जा सकता है। केस का नाम भी लिख लो, केस का नाम नहीं लिखता, हाँ केस का नाम लिखता है, कहाँ गया, महिरा चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महिरा चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 1976। तो महिरा चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोला गया था कि जैसे विधि की भूल का मतलब क्या है कि कोई अपील करने की समयावधि आपने मान लो कि 60 दिन पढ़ी और आप 60 दिन में कोर्ट में पहुंच गए, लेकिन बाद में जब कोर्ट गए तो पता चला कि साहब अभी तो 2 महीने पहले अमेंडमेंट हुआ था, 30 दिन कर दी गई। अब ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, विधि की भूल है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि अब 60 दिन, अब आप तो आपके पास जो किताब है, आप विधि है जो बैरेट है उसके हिसाब से आप चल रहे हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही उसको विधि की भूल के तहत माना गया कि विधि की भूल की वजह से भी यदि पक्षकार बुलावे में पड़ गया तो वहाँ पर भी जो है तो उसको बचाव दिया जा सकता है। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर सेक्शन 5। कोई समस्या किसी को समझ में आ रही है?